नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में सोमवार को हुए रोड एक्सीडेंट में 12वीं की छात्रा समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना घोसिया के बुआजी के इनारा के समीप हुई, जहां ट्रेलर की चपेट में आने से 17 वर्षीय छात्रा शगुन सिंह निवासी जाठी की मौत हो गई। दूसरी घटना अमुवा के पास हुई, जहां 4 पहिया की चपेट में आने से 12 वर्षीय रहमान निवासी चमनगंज घोसिया की जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल परवेज आलम को प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। औराई के जाठी निवासी अजय सिंह की बेटी शगुन सिंह गोपीगंज के एक कॉन्वेंट स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। प्रतिदिन की तरह सोमवार को वह स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रही थी। बुआजी के इनारा के समीप वह रोड पार करने लगी। उसी दौरान 2 वाहनों को बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर लदे ट्रेलर ने उसे टक्कर मार दी। आसपास के लोग उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। सभी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वह अजय सिंह की इकलौती बेटी थी। मृतका का एक भाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चालक समेत ट्रेलर को पुलिस कोतवाली लेकर गई। घोसिया के चमनगंज तकिया निवासी परवेज आलम पुत्र मोहम्मद मिस्त्री और रहमान पुत्र इश्तियाक सोमवार को बाइक से किसी काम के सिलसिले में गोपीगंज जा रहे थे। गोपीगंज क्षेत्र के अमवा अंडरपास के सामने सर्विस लेन पर पहुंचे थे कि उसी समय अंडरपास से निकले एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने रहमान को मृत घोषित कर दिया। प्रभारी निरीक्षक औराई रामसरीख गौतम ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मूलापुर गंगा घाट पर डूबी महिला का 3 दिन बाद सोमवार को शव बरामद हुआ। एनडीआरएफ के टीम प्रभारी कार्तिक मिश्रा के नेतृत्व में टीम लगातार महिला के शव को खोजने में जुटी रही। करीब 3 किलोमीटर दूर शव मिला। जैसे ही टीम शव लेकर घर पहुंची, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। गांव के कल्लन यादव की बेटी संजू देवी बृहस्पतिवार की रात कमरे से अचानक लापता हो गई थी। उसकी साड़ी गंगा घाट के किनारे बरामद हुई थी। इससे लोगों को आशंका थी कि उसने गंगा में कूदकर जान दे दी होगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशोर न्यायालय ज्ञानपुर से फरार बंदी ने सोमवार को एक बार फिर पुलिस को चकमा दे दिया। आरोपी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। 16 सितंबर को पेशी को आए भदोही के वार्ड 13 आलम बस्ती निवासी अतीक अहमद पेशी के दौरान कोर्ट परिसर से भाग गया था। एएसपी शुभम अग्रवाल ने बताया कि उसे रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। बीते 16 सितंबर को जिला कारागार से 2 उप निरीक्षक विष्णुकांत और अवध नारायण आरोपी को लेकर किशोर न्यायालय आए थे। उसकी पुकार होने पर उसने दोनों उप निरीक्षकों को चकमा दिया और भाग निकला। वह भागते हुए ज्ञानपुर डाकघर के समीप पहुंचा और वहां पहले से खड़े आलम बस्ती का उसका साथी मोहम्मद अली बाइक पर बैठाकर भाग गया। पुलिस ने उसे भगाने वाले मोहम्मद अली को वाराणसी के चांदपुर चौराहे से 16 सितंबर की रात को ही गिरफ्तार कर लिया था। उसकी तलाश की जा रही थी। सोमवार को वह पुलिसकर्मियों से छिपते छिपाते मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हो गया। उसके खिलाफ लूट, छिनैती समेत 8 मुकदमे दर्ज हैं। जनपद भदोही में 16 सितंबर को करीब 5 दिन पूर्व एक बाल अपचारी अतीक अहमद किशोर न्यायालय बोर्ड से भाग गया था, जिसके तहत तुरंत ही हमने 5 टीम गठित की थी एवं थाना ज्ञानपुर में एक मुकदमा भी दर्ज किया था। मात्र 1 दिन के अंदर जिसने उसको भगाया था मोहम्मद अली पुत्र नियाज, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ की गई एवं अतीक के घर वालों से, आसपास रिश्तेदारों से दबिश दी गई, बात की गई तो बहुत दबाव बना गया। उसी दबाव में आकर आज अतीक ने माननीय न्यायालय में अपना सरेंडर किया है। आगे उससे रिमांड लेते हुए उससे पूछताछ की जाएगी एवं आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते हैं अगली बड़ी खबर क्या है। परिवहन विभाग की जांच में 42 स्कूली वाहनों का फिटनेस फेल मिला है। इसके बाद भी वे बच्चों को लादकर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं।
दूसरी ओर परिवहन विभाग नोटिस और चालान की कार्रवाई तक सिमट कर रह गया है। शासन प्रशासन की सख्ती का असर स्कूल संचालकों पर नहीं दिख रहा है। स्कूल वाहन के नाम पर अप्रशिक्षित हाथों में स्टीयरिंग है और सड़कों पर डग्गा मार स्कूल वाहनों की भरमार। जिले में कुल 725 निजी और कॉन्वेंट विद्यालय संचालित होते हैं। इनमें 50 विद्यालयों के पास खुद के निजी बस और 4 पहिया वाहन हैं, जिनसे विद्यालय के बच्चों को ढोया जाता है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से मोटी रकम वसूलता है। बच्चों को ढोने वाले वाहनों की बेहतर मॉनिटरिंग नहीं की जाती। यही वजह है कि ये वाहन फिटनेस की मियाद खत्म होने के बाद भी सड़कों पर बेरोकटोक चल रहे हैं। परिवहन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में कुल 495 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 42 का फिटनेस फेल हो चुका है। विभाग का दावा है कि सभी को नोटिस भेजा गया है। इनमें 8 वाहनों का चालान भी किया गया है, लेकिन इसके बाद भी ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज समेत अन्य क्षेत्रों में ये वाहन बिना फिटनेस के ही सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ते देखे जा सकते हैं। ऐसे में बच्चों की जान सांसत में रहती है। लापरवाही का आलम यह है कि कई स्कूली वाहनों में कंडक्टर भी नहीं होते हैं। ऐसे में वाहन में चढ़ते और उतरते वक्त बच्चों की जान खतरे में रहती है। एक सप्ताह पूर्व मोड़ क्षेत्र के चकबवानी गांव में एक स्कूली वाहन खेत में पलट गया था, जिसमें एक बच्चा घायल हो गया था। अब विकास कार्यों से जुड़ी 2 खबरों पर नजर डालते हैं। कालीन नगरी में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। आधुनिक उपकरण और संसाधन हासिल किए जा रहे हैं। एक के बाद एक उपकरण सरकार से मांगा जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को 3 डिजिटल एक्सरे मशीनों का प्रस्ताव दिया है और उन्हें अलग अलग स्थानों पर लगाने के लिए कहा है। मरीजों को एक्सरे कराने के लिए मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। 100 बेड वाले अस्पताल महाराजा बलवंत सिंह सरकारी अस्पताल, भदोही, साथ ही CHC और 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाता है। सरकार से इन केंद्रों पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है। पुराना सिस्टम अभी भी चल रहा है। जिला अस्पताल में एक मैनुअल एक्सरे मशीन है। यहां मरीजों को एक्सरे कराने के लिए 100 बेड वाले अस्पताल में जाना पड़ता है। CHC और PHC में कोई डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है। मरीजों को एक्सरे के लिए निजी केंद्रों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ साल पहले स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी डिजिटल एक्सरे मशीन दी गई थी। मशीन मिलने के बाद यह तय किया गया कि मशीन कहां लगाई जाएगी। वहीं ज्ञानपुर नगर में अधूरी नालियों के निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरे कराए जाएंगे। इसके लिए नगर पंचायत ने जिला प्रशासन से 70 लाख रुपये की मांग की है। पैसे मिलने पर अधूरे कार्य पूरे कराए जाएंगे। करीब 6 महीने पहले नगर के 11 वार्डों में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से नाली निर्माण, CC रोड और मरम्मत की स्वीकृति मिली थी। पहली किस्त 80 लाख मिलने पर काम कराए गए। अब दूसरी किस्त की मांग की गई है। ज्ञानपुर नगर में कुल 11 वार्ड हैं। इनमें छोटी बड़ी मिलाकर कुल 45 से अधिक नालियां हैं। 6 महीने पहले बोर्ड की बैठक में नई नालियों के निर्माण, मरम्मत और CC रोड बनवाने की मांग सभासदों ने की थी। 1.5 करोड़ रुपये का प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद 80 लाख रुपये की पहल किस्त जारी की गई। इससे नगर में कई स्थानों पर नालियां बनाई गईं। अब दूसरी किस्त 70 लाख रुपये की मांग की गई है। नगर के वार्ड संख्या 9 बालीपुर PWD दफ्तर के पीछे, ज्ञानपुर पुरानी बाजार, दुर्गागंज त्रिमुहानी सहित विभिन्न स्थानों पर नाली निर्माण और मरम्मत कार्य कराए गए हैं। चेयरमैन घनश्याम दास गुप्ता ने बताया कि 70 लाख रुपये की दूसरी किस्त की मांग जिला प्रशासन से की गई है। बजट मिलने के बाद जहां नाली अधूरी है उसकी मरम्मत कराई जाएगी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सोमवार को जिला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने पर DPM ग्रामीण राम संजीवन का वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही पिछली जांच प्रगति समीक्षा में प्रगति न होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ बैठक में अनुपस्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी, उप कृषि निदेशक, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को जांच रिपोर्ट समय से उपलब्ध न कराने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। RRC सेंटरों का संचालन सही ढंग से न होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी को क्लास लगाते हुए निर्माणाधीन RRC सेंटरों का फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने की हिदायत दी। DM ने कहा कि जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में
आरआरसी का संचालन जल्द ही सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में आरआरसी केंद्र बन गया है, उन ग्राम पंचायत में क्वालिटी के साथ ही घर घर से कूड़ा कलेक्शन कराते हुए कूड़ा का सेग्रीगेशन कराना सुनिश्चित करे। डीपीआरओ को 1 सप्ताह के अंदर सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों के क्रियाशील की स्थिति में लाने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने तल्ख तेवर दिखाते हुए अनुपस्थित अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोपीगंज द्वारा बजट का व्यय न करने व कार्य में लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया। साथ ही नगर पालिका में कराए गए कार्यों की जांच कराने को कहा। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भदोही को महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही समस्त नगर पंचायत नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारियों को 15वां वित्त टाइड फंड एवं राज्य वित्त के धनराशि का सही सदुपयोग करने व गुणवत्ता युक्त कार्य की हिदायत दी। जिलाधिकारी ने नगर पालिका परिषद भदोही को राज्य वित्त मद से 159 कार्य में से 133 कार्य पूर्ण होने की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही सभी कार्यों की जांच कराने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सेवा पखवाड़ा अंतर्गत नगर निकाय के कार्यों की प्रगति समीक्षा के दौरान एमआरएफ योजना के अंतर्गत कार्य, सॉवेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना अंतर्गत कार्य, चंडिंग जोन, स्वच्छता कार्यक्रम, 15वें राज्य वित्त, अन्य विकास कार्यों के अंतर्गत वर्ष 2024 से 25 में स्वीकृत कार्यों की प्रगति व किस्त के रूप में प्राप्त धनराशि व स्वीकृत कार्य, पेयजल आदि के अंतर्गत स्वीकृत करने, गौशाला निर्माण, गोवंश को पकड़कर गौशाला में स्थापित किए जाने की प्रगति के दृष्टिगत ड्रेनेज, जल निकासी की व्यवस्था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत खेतरना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति के विभिन्न आयामों सहित प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही जिले में प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी अधिशासी अधिकारियों को अभियान चलाकर छापेमारी कर प्लास्टिक जब्त करते हुए जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। अब किसानों के काम की एक खबर पर नजर डालते हैं। मवेशियों को बीमारी से बचाव के लिए पशुपालन विभाग द्वारा एलएसडी टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पशुओं को टीका लगाने के साथ ही संगोष्ठी का आयोजन कर चिकित्सकीय टीम द्वारा पशुपालकों को बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर एके सचान ने बताया कि लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए इस वर्ष 30,000 एलएसडी का टीका आया हुआ है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर एके सचान ने बताया कि लंपी बीमारी से संक्रमित पशु को बुखार आने लगता है। पशुओं के वजन में कमी आने के साथ ही आंखों से पानी टपकने लगता है। लार बहने के साथ ही मवेशी दूध देना कम कर देते हैं। बचाव के लिए संक्रमित पशु को अलग रखें। पशुपालन स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। मच्छरों को भगाने का भी उचित इंतजाम होना चाहिए ताकि मवेशी संक्रामक बीमारी की चपेट में आने से बच सकें। चिकित्सकीय टीम द्वारा 3 दिन से टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक कुल 3,500 मवेशियों में एलएसडी का टीका लगाया जा चुका है। बीमारी का लक्षण दिखते ही पालक तत्काल इलाज कराएं। बताया कि जिले में कुल 6 ब्लैक क्षेत्रों में लंपी त्वचा रोग से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।